Hello dear students, in this lecture we will discuss the returns to scale which comes under the long run production function. अब long run production function is related to the time period obviously जो ज़्यादा टाइम जब प्रोड्यूसर्स के पास होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग रन। हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो शॉर्ट रन वो टाइम है जहाँ पे एक प्रोड्यूसर के पास बहुत कम टाइम होता है या टाइम इतना कम है कि वो अपने सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता, जबकि लॉन्ग रन यानी ही हैज़ इनफ टाइम एंड ही कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सारे फैक्टर्स को वो ज़्यादा टाइम होगा तो ऑब्वियस है कि वो अपनी लैंड को भी चेंज कर सकता है, नई मशीनरी लगा सकता है, नया प्लांट लगा सकता है, नई लैंड परचेज कर सकता है बिकॉज ही हैज़ इनफ टाइम और उसको लगता है कि मार्केट से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो नए नए फैक्टर्स जितने भी फैक्टर्स को चेंज करना है या नया लगाना है वो सब वो काम कर सकता है। सो लॉन्ग रन के अंदर जब एक प्रोड्यूसर अपने सारे फैक्टर्स को चेंज करता है और उस चेंज का आउटपुट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट इम्पैक्ट इज स्टडीड अंडर रिटर्न्स टू स्केल। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में एक अजम्पशन ली थी, वो अजम्पशन ये थी हमारी जो सेम चलेगी यहाँ पे भी कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वी आर एज्यूमिंग दैट आवर प्रोड्यूसर इज यूजिंग ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने ये अज्यूम किया था कि वो लैंड लेबर और कैपिटल 2 फैक्टर्स को ही यूज़ कर रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स को वो यूज़ नहीं कर रहा है, ऐसा सिर्फ माना गया है ताकि डायग्राम बनाने में या इसको एक्सप्लेन करने में डायग्रामेटिकली जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये चीज़ ईजी हो सके। सो वी आर अगेन आई एम रिपीटिंग दैट आवर प्रोड्यूसर इज यूजिंग ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। अब क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं और लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता, इस वजह से हमारा प्रोड्यूसर जो है लेबर को भी चेंज कर सकता है और कैपिटल को भी चेंज कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको अपना आउटपुट बढ़ाना है ही कैन इंक्रीज द लेबर एज वेल एज द कैपिटल। अब बात आती है कि यहाँ पे एक अजम्पशन हम और लेके चलेंगे कि लॉन्ग रन के अंदर जो हमारा जो प्रोड्यूसर है जो फैक्टर्स को बढ़ा रहा है वो सेम प्रपोर्शन में ही बढ़ाएगा, प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा, ये भी हमने माना है। अब बात करते हैं एक बार रिटर्न्स टू स्केल की। रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है इन इकोनॉमिक्स? रिटर्न्स टू स्केल इज द क्वांटिटेटिव चेंज इन आउटपुट ऑफ अ फर्म और इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। जब सारे इनपुट्स को चेंज करता है या बढ़ाता है तो उसका आउटपुट पे क्या क्वांटिटेटिव चेंज आता है, कितना परसेंट आउटपुट चेंज होगा। सपोज वो लेबर और कैपिटल को 5% चेंज कर रहा है या 5% बढ़ा रहा है तो कितना आउटपुट बढ़ेगा, कितना परसेंट से आउटपुट बढ़ेगा, ये कौन बताएगा हमें? दिस थिंग इज स्टडीड अंडर रिटर्न्स टू स्केल। सो लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में वी विल बी स्टडिंग 3 लॉज। वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, then constant returns to scale and then comes diminishing returns to scale। जैसे हमने शॉर्ट रन में भी इस तरह के तीनों पढ़े थे, सिमिलरली लॉन्ग रन में भी यही चलेंगे। सपोज अब यहाँ पे यही अजम्पशन है हमारी, सपोज द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज P इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। P हियर स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। जो हमारा प्रोडक्शन है वो 2 ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लेबर और कैपिटल पे, क्योंकि हमने 2 फैक्टर ही अज्यूम किए हैं। इफ़ लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज्ड इन सेम प्रपोर्शन, और सेकंड हमारी एजम्पशन क्या होगी कि दोनों को हम सेम प्रपोर्शन में ही अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर P1 हो जाएगा हमारा आउटपुट क्योंकि हमने लेबर की X यूनिट बढ़ाई, कैपिटल को भी X रेशियो से बढ़ाया, दोनों को सेम रेशियो से बढ़ाया, तो आउटपुट हमारा P1 हो जाएगा। सो ये हमें रिटर्न्स टू स्केल बताता है। अब इसको डिटेल में करने के लिए हम इसके तीनों लॉज को अलग अलग डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स। सो फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है, जब भी प्रोड्यूसर लेबर और कैपिटल यानी जो भी फैक्टर वो यूज़ कर रहा है उसको सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएगा तो आउटपुट में उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में इंक्रीमेंट होगा। सपोज ही इज इंक्रीजिंग लेबर एंड कैपिटल बाय 10%, हिज आउटपुट विल गेट इंक्रीज बाय
मोर देन 10%, दैट इज 20, 30, 40, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन आउटपुट में अगर इनपुट से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, सो दिस इज अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको डायग्राम से भी देखते हैं। अब इस डायग्राम में हम यूज़ करेंगे IQ कर्व्स को, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस पे मैं ले रही हूँ क्वांटिटी ऑफ लेबर, and on y axis I am taking quantity of capital or units of capital. We will be understanding this diagram or this concept of increasing returns to scale with the help of IQ curves. तो इसके लिए पहले मैंने ड्रॉ किया है, this blue line is expansion path, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है बजट लाइन, जो कि प्रोड्यूसर के बजट है, प्रोड्यूसर का and at last I am drawing the IQ curves. This is IQ1, this is IQ2, and this one is IQ3. Now let me explain you this diagram कि किस तरह से हम इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी मेंशन कर देती हूँ इन IQ कर्व्स के साथ में। सबसे पहले इस सिचुएशन को एज्यूम करते हैं, ये जो रेड लाइंस है L1 M1, L2 M2 and L3 M3, these three lines are representing the budget lines or the price line for a producer. जो पिंक लाइन है, पिंक कर्व्स जो बने हुए हैं वो है IQ कर्व्स, या फिर हम कह सकते हैं आइसोक्वांट कर्व्स हैं ये। और आइसोक्वांट कर्व आपको मालूम है कि ऐसे कर्व्स होते हैं जो दो फैक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, लेबर और कैपिटल के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करते हैं जिसके हर कॉम्बिनेशन पे एक प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। यानी IQ1 पे जितने भी लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन है वो सब के सब हमारे प्रोड्यूसर को 100 के बराबर आउटपुट ला के दे रहे हैं। हायर द लेवल ऑफ एन IQ कर्व, हायर द लेवल ऑफ आउटपुट इट शोज। तो हम जैसे IQ1 से IQ2 पे जाता है हमारा प्रोड्यूसर, तो इस बार उसको 200 के बराबर ये सारे कॉम्बिनेशन 200 के बराबर आउटपुट देंगे, और ऊपर जाएगा तो 300 के बराबर उसको आउटपुट मिल रहा है, राइट। ये जो रेड लाइंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बजट लाइंस है। तो इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी IQ कर्व जो है बजट लाइन के टेंजेंट हो और बाकी जो भी कंडीशंस है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन पॉइंट्स पे जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है। सो ये 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, E2, E3। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर को कोई भी XYZ जब बजट रहा था तो प्रोड्यूसर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहा था। यानी अब लेबर का OL1 क्वांटिटी और कैपिटल का OK1 क्वांटिटी को यूज़ करके ही वॉज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट।
कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो इस कॉम्बिनेशन से मिल रहा था। जैसे ही प्रोड्यूसर का बजट बढ़ता है, उसके बाद ज़्यादा पैसा आ गया, तो बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, L2 M2 आ गई, और इस बार वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पे पहुंच गया और E3 पे। इस तरह से इन तीनों इक्विलिब्रियम को मिलाने वाली जो लाइन है वो एक्सपेंशन पाथ हो जाती है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था IQ कर्व से रिलेटेड। अब फिर से हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर आते हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न इसके इस डायग्राम में कैसे दिख रहा है, आप देखिए। पहले हमारा प्रोड्यूसर लेबर की OL1 क्वांटिटी और कैपिटल की OK1 क्वांटिटी को यूज़ कर रहा था और 100 यूनिट्स बना रहा था। कितनी? L1 प्लस K1 क्वांटिटी यूज़ कर रहा था और 100 यूनिट्स बना रहा था। जैसे ही अब इस बार उसको उतनी ही 100 यूनिट्स यानी 200 बनाने के लिए, एक्स्ट्रा 100 बनाने के लिए इस बार उसको पहले से कम लेबर और पहले से कम कैपिटल चाहिए। आप देखिए, जब पहली 100 यूनिट्स बनानी थी उसको इतनी लेबर चाहिए थी और इतनी कैपिटल चाहिए थी। इस बार अब अगर उसको और 100 यूनिट्स बनानी है तो नाउ दिस टाइम ही इज इंक्रीजिंग हिज लेबर बाय ओनली बाय दिस यूनिट और दिस मच कैप। इतना कैपिटल चाहिए, इतना ही लेबर चाहिए। पहले से कम लेबर और कैपिटल में भी वो 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना पा रहे हैं। और आगे अगर जाता है तो मान लो 300 यूनिट बनाने के लिए इस बार और भी कम लेबर और भी कम कैपिटल से उसका काम चल जाएगा और 300 यूनिट्स बना पाएगा। यानी उसकी कॉस्ट कम लग रही है और उसको आउटपुट उस रेशियो में ज़्यादा मिल रहे हैं जितना कि वो लेबर कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन शो द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो L1 K1 की जो क्वांटिटी है इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ L2 K2, अगेन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी L3 एंड K3। लेकिन तीनों ही केस में उसको 100 का इंक्रीमेंट यानी बराबर इंक्रीमेंट मिल रहा है हर बात में, लेकिन कॉस्ट उसकी आगे से आगे जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है उसकी कॉस्ट कम लगती जा रही है। जैसे जैसे वो अपने एक्सपेंशन पाथ पे बढ़ रहा है उसकी कॉस्ट कम आ रही है और कॉस्ट के कंपैरिजन में उसको आउटपुट ज़्यादा मिल रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन शो द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब सेकेंड हम ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक देखना है कि आप पहले, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, पहले एक्सपेंशन पाथ वगैरह ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन्स हैं जो क्वांटिटी को मेंशन कर रही है, तो आप इनको पहले ड्रॉ कर लो कि फर्स्ट में आपको ज़्यादा क्वांटिटी दिखानी है, सेकंड में आप कम दिखा दो और उससे कम, और उसके बाद अपनी बजट लाइन और IQ कर्व को बनाइए तो डायग्राम ज़्यादा ईजिली बनेगा। अब इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। और सेकंड जो है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, जो लेबर और कैपिटल है उसको 10% अगर बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो भी 10% ही बढ़ेगा। यानी जितना लेबर कैपिटल पे पैसा लगाया जा रहा है आउटपुट भी उसी रेट से बढ़ रहा है। जिस प्रपोर्शन में लेबर कैपिटल बढ़ाया गया आउटपुट सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगा। दिस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। अगेन एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे कैपिटल, ये एक्सपेंशन पाथ हो गया। इस बार लॉजिक क्या रखना है कि हमको इक्वल डिस्टेंस में लेबर और कैपिटल को रखना है। दिस इज हाउ वी कैन डू इट।
ज़रूरी नहीं है बजट लाइन को आप पूरा ड्रॉ करें, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है, तो आप इनको ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपको आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हम दिखा सकते हैं डायग्राम से। सो इन पे दिस इज L1 M1 2 M3। This is IQ1 100 output, IQ2 200, IQ3 300। इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंशन कर देते हैं, दिस इज E1 E2 एंड दिस इज E3। L1 L2 L3 K1 K2 एंड K3। चलिए अब इसको समझते हैं डायग्राम को। जितना रेशियो में लेबर कैपिटल को बढ़ा रहे हैं आउटपुट उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी अगर 100 यूनिट्स आपको चाहिए तो इतना लेबर और इतना कैपिटल उसने लगाया और 100 यूनिट्स बनाया। अगेन अब 200 यानी 100 यूनिट्स का इंक्रीमेंट उसको चाहिए, तो उतने ही लेबर उसको लगाना पड़ेगा, उतना ही कैपिटल। सेम रेशियो में लेबर कैपिटल लगाया तो सेम रेशियो में आउटपुट में भी इंक्रीमेंट हुआ। अगेन 300 बनाने के लिए उतना लेबर और उतना ही कैपिटल लगाया, कि तीनों को बराबर लगा रहा है ताकि सेम ही रेशियो में उसको आउटपुट मिल रहा है। दिस इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब थर्ड हम ले लेते हैं, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन डायग्राम्स को बना सकते हैं। तो इस बार हो क्या रहा है, लेबर कैपिटल को जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं आउटपुट उससे कम बढ़ रहा है अगर, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की स्टेज है। अच्छा एक चीज़ और, इनको रिटर्न्स टू स्केल क्यों बोला जा रहा है, जबकि हमने शॉर्ट रन में जब लॉज किए थे तो उनको रिटर्न्स टू स्केल बोला, सॉरी लॉज ऑफ रिटर्न्स बोला था। रिटर्न्स टू स्केल बोलने का मतलब है, स्केल का मतलब होता है योर एरिया ऑफ प्रोडक्शन और योर साइज ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी क्या कैपेसिटी है। क्योंकि लॉन्ग रन है, सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने साइज ऑफ प्रोडक्शन को, अपने एरिया ऑफ प्रोडक्शन को, प्लांट कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। सो इसको नाम दिया गया रिटर्न्स टू स्केल। चलो फिर से हम हमारे इस डायग्राम पे आते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन पाथ।
So these are the budget line for a producer: L1 M1, L2 M2, L3 M3। इसी के साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे IQ कर्व्स। This is IQ1, which is giving output equals to 100 units. IQ2 giving output equals to 200 units. And this one is IQ3, which is giving a producer 300 units of output. So we'll mention the equilibrium points as well. This is E1, E2 and E3. Okay. सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लेबर कैपिटल को जिस रेशियो में बढ़ाया गया, यानी कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग रही है, उतना आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। तुमने 10% लेबर कैपिटल बढ़ाया, तब जाके तुम्हारा आउटपुट इतना सा बढ़ा। तुमने इतना ज़्यादा लेबर कैपिटल, इतना सारी कॉस्ट लगाई है, आउटपुट आपको उससे कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम हो रहे हैं लॉन्ग रन में। सो यहाँ पे आपको 100 यूनिट्स के लिए पहले इतना लेबर, इतना कैपिटल चाहिए था, तब जाके आप 100 यूनिट्स बना पा रहे थे। अब और 100 यूनिट्स अगर आपको चाहिए तो इस बार पहले से ज़्यादा लेबर और पहले से ज़्यादा कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा 100 चाहिए, 300 बनाना है इस बार 200 से, तो और भी ज़्यादा लेबर और भी ज़्यादा कैपिटल आपको चाहिएगा। विच मीन्स OL1 प्लस OK1 इज़ लेस देन L1 L2, K1 K2 इज़ लेस देन L2 L3, K2 K3। तो हर बार सेम लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए आपको और भी ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ रही है, और भी ज़्यादा फैक्टर्स लगाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके रिटर्न्स जो है उस रेशियो में आपको नहीं मिल पा रहे हैं। सो दिस इज़ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो रिटर्न्स टू स्केल में इतना ही है, और यहीं पे प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। 2 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किए थे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर हमने लॉज ऑफ रिटर्न्स को डिस्कस किया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न। और जबकि लॉन्ग रन के अंदर अगेन रिटर्न्स टू स्केल में इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न को स्टडी किया। अब अगर बात करें कि क्या डिफरेंस है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, या फिर क्या डिफरेंस है लॉज ऑफ रिटर्न्स में और रिटर्न्स टू स्केल में, तो देखिए द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल इज, जो लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं वो शॉर्ट रन के लॉज है, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, जबकि रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में एक फैक्टर है, आपका जो लेबर है उसको वो चेंज कर पा रहा था हमारा प्रोड्यूसर, और जो कैपिटल है वो फिक्स था, जबकि यहाँ पे वो दोनों को ही चेंज कर रहा है। सेकंड डिफरेंस है कि रिटर्न्स टू स्केल के अंदर पूरा एरिया, साइज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, पूरा स्केल चेंज हो सकता है, जबकि लॉज ऑफ रिटर्न्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सो ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, एक तो टाइम पीरियड का हो गया। अच्छा, एक डिफरेंस और ये है कि रिटर्न्स टू स्केल में वो सारे फैक्टर्स चेंज कर रहा है, जबकि लॉज ऑफ रिटर्न्स में जो फैक्टर प्रपोर्शन है वो वेरिएबल रहता है, और यहाँ पे फैक्टर प्रपोर्शन रिमेन्स द सेम। दोनों फैक्टर्स को सेम प्रपोर्शन में चेंज करेगा, और उधर हम देखते हैं कि प्रपोर्शन हर बार चेंज होता रहता है शॉर्ट रन के अंदर, इसीलिए हम लॉज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस को भी स्टडी करते हैं उसी के साथ में। So this was all about the returns to scale. Thank you for watching the video.